मेरा सवाल प्रेम कुमार जी से है हाँ। कि बिहार में भी अब ये दिखने लगा है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी ने कल या परसों वो कमल का फूल वाला वो डंडी ऐसे पकड़ा दिया, तो वो बहुत ज्यादा नर्वस और असहज दिखाई दे रहे थे। तो बिहार में मैंने कुछ अपने अपने लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा कि अगर कुछ हल्की सी भी स्थिति गड़बड़ हुई और ऐसी कई सारी सीटें हैं जिनके ऊपर नीतीश कुमार के कैंडिडेट और तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर बिहार कुछ स्थिति ऐसी गड़बड़ हुई तो नीतीश कुमार कभी भी जो है इंडिया के साथ छलांग मार के आ सकते हैं अपनी जीती हुई सीटों के साथ, जितनी भी वो जीते। तो क्या ऐसा है? देखिए भरत जी, क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरीके से खो चुके हैं नीतीश कुमार। अब वो जिनके साथ जाएंगे उनका ही नुकसान होगा। वो आज बीजेपी के साथ खड़े हैं तो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। आज अगर वो डिमोरलाइज उनको फील कराया जा रहा है, अपने हाथ में नरेंद्र मोदी कमल नहीं लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में पकड़ा देते हैं, और वो कभी कमल देखते हैं, कभी जनता को देखते हैं, कभी हाथ हिलाते हैं, कभी कमल हिलाते हैं। तो ये डिमोरलाइज जो है उनकी पूरा समर्थक वर्ग इसको महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है, और इस अपमान को वोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका भारी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि जितने अलायंस पार्टनर बिहार में हैं बीजेपी के, उनमें मान लीजिए चिराग पासवान जैसे लोग हैं जो अपनी सीट निकाल लेंगे, लेकिन बाकी तो जीतन राम मांझी भी अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और जेडीयू के तो ज्यादातर सांसद चुनाव हार रहे हैं। तो ये हालात हैं। और बीजेपी की भी जो अपनी सीटें हैं वो बहुत तेजी से घट रही हैं। वो आधी या आधी से 1-2 सीट ज्यादा हो जाए जितनी बार वो पिछली बार जीते थे, इससे ज्यादा चुनाव परिणाम उनको मिल नहीं रहा है। तो ये वहां नजर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि इस चौथे दौर में एक बात हमें माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा दम लगाया है। बेईमानी करने के सारे जो भी तरीके होते हैं उनको जगा दिया है। तो कहां तक जाती हुई देख रहे हैं? राहुल गांधी 150 देख रहे हैं, केपी मलिक सर 200 देख रहे हैं, आप कहां तक जाती हुई देख रहे हैं? आज के हिसाब से 380 पर चुनाव खत्म हो चुका है। देखिए अभी तक 4 चरण जोड़कर हम मानते हैं कि 18 के एवरेज से करीब 72 सीटें अब तक घट चुकी हैं आज तक के हिसाब से। ये मेरा आकलन है, जो इसी मोड में वो आगे कंटिन्यू होगा। 200 के प्लस या माइनस में सीट रह सकती है। 72 किससे घटी है सर? एनडीए से कि बीजेपी से? नहीं, बीजेपी से मैं बात कर रहा हूँ। एनडीए में है कौन वोट इस बार सीट लाने वाला? इस बार तेलुगु देशम के अलावा कौन है एनडीए में जो सीट लेके आ रहा है? देखिए इस चरण में एक बात और है कि बीजेपी को कुछ सीट मान लीजिए आंध्र प्रदेश से मिल सकती है, नई सीट जहां वो अचीव कर ले, लेकिन कांग्रेस के लिए भी तेलंगाना है जहां वो अचीव कर रही है। तो रीजनल पार्टीज इस इलेक्शन में बहुत सीमित तो बहुत छोटी होती जा रही है, और आमने सामने के मुकाबले में कांग्रेस का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एनडीए में सहयोगी खत्म है, बीजेपी का स्ट्रेंथ भी कम हो रहा है। ये इस चुनाव की खासियत है। जी देखिए, इस चुनाव में हम कह रहे हैं चौथे चरण में वोटिंग परसेंटेज को आज हम थोड़ा सा एनालाइज कर लिए बहुत जल्दी में। तो पहले 2 घंटे में 10.3% हुआ, और बाद के जो 2 घंटे में आया, मतलब 3 बजे तक का जो मतदान आया था, उसमें करीब 12% हुआ। लेकिन बीच का जो 4 घंटा है इसमें बहुत ज्यादा मतदान 30% हुआ है। तो ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतदान, और आगे और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। इसका ऑन एन एवरेज हम निकाले तो 2019 में जो चुनाव हुआ था उससे थोड़ा बहुत कम या उसके बराबर रह सकता है। एक्सीड करता है कि नहीं करता अभी हमको आकलन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश में जरूर हमें लग रहा है कि पिछले बार की तुलना में थोड़ा हो सकता है 0.5% 1% वोट बढ़ जाए, ऐसा अभी की गणना से अंदाजा लगता है। तो इसके मायने देखने पड़ेंगे कि ये वोट किधर बढ़ रहा है। इवन बिहार में भी हमें 1-8% वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है इस चुनाव में। महाराष्ट्र में तो गिर ही रहा है, जैसे हर बार था इस बार भी गिर रहा है। तो इस बार के चुनाव में ये जो वोट परसेंट थोड़ा सा सुधार नजर आया है, इसको एनालाइज करना होगा। जी।